डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु। थैंक यू वेरी मच सर। राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण की जो चर्चा चल रही है उसमें मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिछले 2-3 सालों से पार्लियामेंट के इलेक्शन के थोड़े पहले और पार्लियामेंट इलेक्शन के सरकार बन जाने के बाद मोदी सरकार के हर व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे नुक्कड़ सभाएं हों, बड़ी सभाएं हों, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या अन्य प्लेटफॉर्म हो, एक ही चीज कही जाती है कि कांग्रेस की सरकार 60 साल से ज्यादा तक इस देश में शासन किया। क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, बड़े सवाल जवाब पूछे जाते हैं हर प्लेटफॉर्म पर। चूंकि मेरी पैदाइश आजादी की बात की है, यहां बड़े लोगों से जानना चाहती हूं कि इन लोगों का अधिकार क्या है ये पूछने का। देश को आजादी दिलाने में इनकी भूमिका क्या थी, ये कहां खड़े हुए थे। देश को आजाद करने में कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जर्जर भारत छोड़ के गए थे। इस जर्जर भारत के नवनिर्माण में ये लोग कहां थे, इनका क्या योगदान था, ये मैं जानना चाहती हूं आपके माध्यम से। इस देश के नवनिर्माण में कांग्रेस के लोगों का ही योगदान था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। देश में हरित क्रांति लाए। कल कारखानों को उन्होंने मंदिर और मस्जिद माना और इस देश के किसान को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति के माध्यम से एक क्रांतिकारी कदम उठाया। वो कौन थे? फिर इस देश में प्रीवी पास खत्म कर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर, बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोले। किसने खोले? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने खोले। वो कौन थी? कांग्रेस की नेता थी। उसके बाद 4 कदम आगे चलकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज के माध्यम से देश के आम जनता की भागीदारी सरकार के अंदर हो, वो तय करें कि उसकी पंचायत में, उसके गांव में उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उसे कौन से काम करने हैं, उसे क्या स्वीकृति करनी है। ये किसने किया था? ये हमारे आईटी के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। बहुत उनकी यहां पर मजाक उड़ाया गया। हम लोग उस वक्त नहीं थे इस हाउस में। इसी पार्लियामेंट के अंदर कहा गया था कि देश की गरीब जनता के पेट में अन्न का दाना नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री एक खिलौना लाकर देश को बताना चाहता है। उस खिलौने ने क्या किया कमाल कि आज हर व्यक्ति की वो जरूरत का साधन हो गया है। चाहे गांव के अंदर जाए, चाहे शहरों के अंदर जाए, चाहे आप और हम, आज उसी खिलौने कंप्यूटर के माध्यम से पूरा देश चल रहा है। विश्व से उसके आदान प्रदान हो रहे हैं। मोबाइल के बारे में मजाक उड़ाएगी, आज मोबाइल लोगों की जरूरत हो गई। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, आज उस मोबाइल से आदमी अपनी दिनचर्या करता है। माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी महोदय के भाषण में यह कहा गया था कि यह कार्यक्रम गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं को रोजगार दिलाने पर केंद्रित है। परंतु हकीकत जो है, क्योंकि हम जहां से आते हैं वो बहुत छोटे छोटे विलेज हैं। मैं जहां से आती हूँ ट्राइबल बेल्ट है, दलित आदिवासी रहते हैं, रिमोट एरियाज हैं।
गांव की हकीकत अगर जानना है तो हम जैसे लोगों से पूछें कि सरकार के कार्यक्रमों से गरीबों और किसानों और नौजवानों का अभी तक कोई भी फायदा नहीं हुआ। सरकार सिर्फ वादे करना जानती है और वादों से देश आगे नहीं बढ़ता। माननीय उपसभापति महोदय, कृषि के बारे में इन्होंने कहा देश की 70% जनसंख्या कृषि क्षेत्र से संबंध रखती है। 2 साल तक, क्योंकि 2 मई 2014 से इनकी गवर्नमेंट बनी, 2 महीने बाद 2 साल होने वाले हैं। कृषि के क्षेत्र को 2 साल इन्होंने नेग्लेक्ट करके रखा। अब कह रहे हैं कि 2022 में 2 गुना लाभ हो जाएगा। मैं जानना चाहती हूं कैसे आकलन किया, क्या आकलन किया, 2022 में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसकी सरकार रहेगी, किसकी सरकार नहीं रहेगी, ये किस तरह का आकलन? ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं जो हमेशा से दिखाए हैं। ये भी जुमलाबाजी है माननीय उपसभापति महोदय। साल में से 50 रुपए बढ़ाए। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं माननीय उपसभापति महोदय, और आत्महत्या को इनके मंत्री लोग, चाहे वो राज्य के मंत्री हो चाहे वो केंद्र के मंत्री हो, हमारे, मैं जहां से आती हूं मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी ने कहा कि आत्महत्याएं जो है कर रहे हैं किसान, ये इनके कर्मों के कारण कर रहे हैं। ये क्या बात हुई माननीय सभापति महोदय? केंद्र के मंत्री कहते हैं कि किसान सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करे। पंजाब जैसे एक फैशन हो गया। पंजाब, अभी 0 ओवर में तुलसी जी ने बताया था कि आत्महत्या किए जाने की प्रतियोगिता चल रही है। कल ही तुलसी जी ने बताया पंजाब जैसे प्रदेश में, जो कि अन्नदाता कहा जाता था, वहां भी आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप किसान को कर्ज देने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उन किसानों को क्या तो ज्यादा प्रतिशत डिफॉल्टर हैं, जो कर्ज से डूबे हुए हैं, क्या उनको कर्ज देंगे आप? जो डिफॉल्टर है किसान, जो कर्ज नहीं ले सकता, क्या उनको आप कर्ज देंगे? आप सबसे पहले ये बात करते कि उनके लिमिट बढ़ाते, या उन किसानों को कर्ज माफ करने की बात करते। यूपीए की सरकार ने 2008 में 72,000 करोड़ रुपया आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में, इसी यूपीए की सरकार ने 2008 में 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया था। तब कोई चुनाव नहीं थे, न कोई लोकसभा का चुनाव था, न कोई विधानसभा का चुनाव था, लेकिन जब आत्महत्या हो रही थी, किसान परेशान हो रहा था, तब हमारे नेताओं ने किसानों का वो कर्जा माफ करा था, जिससे करीब करीब 4 करोड़ 30 लाख लघु और मध्यम कृषकों को कर्ज से मुक्ति मिली थी। माननीय उपसभापति महोदय, एमएसपी की बात काफी यहां पर कही। यूपीए सरकार की मैं बात करना चाहूं, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काफी टीवी पर आते थे, हर रोज आते थे कि गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, बारदान के पैसे नहीं मिल रहे, ढुलाई के पैसे नहीं मिल रहे, और कोई भी दिन ऐसा नहीं जाए जब वो टीवी पर आकर ये बात नहीं करते। लेकिन अभी 2 साल से बिल्कुल चुप्पी ओढ़े हुए हैं। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहती हूं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2004-05 में जब एनडीए की सरकार थी तो मात्र 640 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसको बढ़ाकर यूपीए की सरकार ने 13-14 में 1400 रुपए किया, 119% की बढ़ोतरी की। माननीय सभापति महोदय, ये, और आज मोदी जी की सरकार ने उसमें प्रति क्विंटल 50 रुपए की बढ़ोतरी कर 1400 से सिर्फ 1450 रुपए की है। और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2004-05 में एनडी की सरकार में 560 रुपए था, जिसको यूपीए की सरकार ने 13-14 में 1310 रुपए प्रति क्विंटल किया था, और मोदी जी की सरकार ने मात्र 50 रुपए उसमें बढ़ाए। मैं जिस एरिया से आती हूँ माननीय सभापति महोदय, वो कपास का एरिया है, सफेद सोने का एरिया है वो। वहां पर कपास यूपीए की सरकार में 6,500 से 7,000 रुपए क्विंटल तक बिका,
लेकिन जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, वो भाव डाउन होके 4,000, 2,900 और 4,000 और 3,500 में आ गए। सोयाबीन के भाव जो यूपीए की सरकार में 4,042 रुपए पर क्विंटल थे, वो घट के 2,800 और 2,900 पे आ गए। ये इनकी सरकार है और ये इस तरह की किसानों की बात करते हैं। ब्याज दर की बात बहुत सारे लोगों ने की, पटेल जी ने की कि 12-13% से यूपीए की सरकार ने 4% पे लाए, ये कांग्रेस की सरकार ने किया। माननीय प्रधानमंत्री जमाने भर में घूमते रहते हैं, लेकिन कभी भी किसानों का दुख दर्द उन्होंने नहीं बांटा। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात इन्होंने की थी चुनाव में, लेकिन आज तक उसका कहीं अता पता नहीं है, न राष्ट्रपति जी के भाषण में उसका उल्लेख हुआ है। बरेली में किसान रैली बहुत बड़ी हुई, मैं टीवी में देख रही थी, उसमें किसानों का इंटरव्यू भी चल रहा था और इंटरव्यू में बरेली के झुमके की तो बात हुई, लेकिन गन्ने के किसानों की बात नहीं हुई, जो यूपी के अंदर गन्ने का किसान परेशान हो रहा है। तो ये सरकार के क्रियाकलाप है। माननीय सभापति महोदय, यह सरकार बात तो गरीबों की बहुत करती है, लेकिन फायदा बड़े औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों को पहुंचा रही है। इसका पहला सबूत तो यही है कि यूपीए सरकार द्वारा लागू जो खाद्य सुरक्षा योजना थी, जिसका लक्ष्य था कि देश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, को लागू होने के 2 साल बाद भी 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू नहीं किया। 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा कर सरकार बनाने वाले सरकार ने आते ही सरकारी नौकरियों को आउटसोर्स कर दिया, नौकरियों को खत्म कर दिया और केंद्र सरकार के मंत्री जनता में यह बयान देते हैं कि नौजवान सरकार का भरोसा नहीं रखे। मैं कहना चाहती हूं, इनके वादों को न देखो कि क्या कहते हैं, इनके कदमों को देखो कि कहां जाते हैं। क्या बात है, बहुत क्या बात है, क्या बात है। मनरेगा की बात भी बड़ा मजाक उड़ाया गया था। आधार और मनरेगा का पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था कि हम इसको स्मारक के रूप में संरक्षित करके रखेंगे, इसको जिंदा रखेंगे। लेकिन आज क्या हो गया कि आज उसकी तारीफें की जा रही है, क्योंकि असलियत 2 साल बाद आपको समझ आई, लेकिन अच्छी आई, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपका। मनरेगा विश्व की सबसे बड़ी समाज कल्याण की जो स्कीम है। एक बात ये समझ में नहीं आई, हम लोग तो बहुत नए नए हैं, इस हाउस में आकर बड़े लोगों का अनुसरण करते हैं। जेटली जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस वर्ष मनरेगा में सबसे ज्यादा पैसा रखा गया, 38,500 करोड़ की बात उन्होंने कही थी। लेकिन 2011 की बात उन्होंने नहीं कही कि उस वक्त 39,377 करोड़ रखा था, जो कि इससे कहीं अधिक था। 15-16 में उन्होंने 34,699 करोड़ रखा, जो कि 11-12 से कम था, और अब ये कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा रखा। लेकिन जो भी रखा ठीक रखा। पिछले साल पंचायतों में जो रोजगार गारंटी का पैसा जाना चाहिए, जहां की मैं बात करूं 6-6, 7-7 महीने पर पंचायतों का पैसा वहां डला नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। एक बीआरजीएफ की स्कीम थी, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, बहुत अच्छी स्कीम उपसभापति महोदय थी, जिससे जो पिछड़े क्षेत्र थे वहां की मूलभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वहां पर बात होती थी माननीय उपसभापति महोदय, जिससे कि वहां के लोगों को उससे फायदा मिलता था और काम होते थे। माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में
जो देश की 40% आबादी है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग, उनके बारे में एक भी शब्द, एक भी फोकस उन्होंने नहीं कहा। इस कम्युनिटी को नेग्लेक्ट करके रखा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि जो सरकार सबका साथ और सबका विकास करने की बात करती है, क्या इस 40% के लोगों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ना चाहती? क्या वो समझती है कि ये मुख्य धारा के अंतर्गत नहीं आए? मुझे तो लगता है कि ये एक अचानक किया गया कदम नहीं है, एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत इन लोगों के प्रति जो उन्होंने दिशा दिखाई है वो परिलक्षित होती है बजट के अंदर। क्योंकि बजट के अंदर भी जब हमने देखा तो अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों का जो बजट है उसको कम कर दिया। इससे यही जाहिर होता है कि इस 40% की आबादी को कहीं ना कहीं ये सरकार इसमें जोड़ना नहीं चाहती है। माननीय उपसभापति महोदय, यहां पर स्किल इंडिया की भी बहुत बात की। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो तथा अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करो। शिक्षा बहुत जरूरी है माननीय सभापति महोदय, उपसभापति महोदय। ठोस शिक्षा प्रणाली किसी भी प्रबुद्ध समाज का आधार होती है। हमारी शिक्षण संस्थाओं का यह परम कर्तव्य होता है, 2 मिनट बंद, परम कर्तव्य होता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे। शिक्षा से गरीबी का सीधा संबंध है, शिक्षा से ही गरीबी दूर हो सकती है। तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले राष्ट्रपति के अभिभाषण में जवाब देते हुए ये कहा था किसी संदर्भ में कि क्या आपको सरकारी स्कूलों में टॉयलेट नहीं चाहिए जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं? प्रधानमंत्री ने स्वयं ही ये बात का जवाब दे दिया कि सरकारी स्कूल सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के स्कूल हैं, इसीलिए वहां पर प्राथमिक जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो नहीं के बराबर है। स्किल इंडिया में सिर्फ प्रशिक्षण देने से काम नहीं चलेगा, रोजगार देने की भी आवश्यकता है। क्योंकि आप घंटी बजा रहे हैं, ये रिपोर्ट जो है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मिली है, वहां इन्हीं की सरकार है जो स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं। इसमें प्रशिक्षण की बात की गई है। जो पुराना 15-16 का जो पैसा है प्रशिक्षण के लिए, वो इन्होंने अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया। जो योजनाएं चल रही हैं उनको ही सुचारू रूप से चलाएंगे तो मैं समझती हूँ कि काम हो जाएगा, लेकिन वो पैसा इन्होंने नहीं दिया। माननीय उपसभापति महोदय, All right. Okay. All right. You are enough spoken well. Yeah. तो मैं अच्छा बोला. Now. मैं यही कहना बंद चाहती हूँ करो. आखिरी में सभापति महोदय कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2 साल तक अपनी मन की बात बहुत लोगों को बताई, बहुत लोगों को सुनाई, लेकिन अब बात सुनने की है तो वो सुने किसानों की मन की बात, वो सुने बेरोजगारों की मन की बात, वो सुने दलितों की मन की बात, वो सुने आदिवासियों की मन की बात, वो सुने मिडिल क्लास के मन की बात, वो सुने किसानों की मन की बात, वो सुने आवाम के मन की बात। अब बहुत हो गई, सब लोगों की सुने। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Now Sri D Raja. D Raja. सर 1 मिनट। Okay. सर अभी बहुत से कई ऑनरेबल मेंबर्स बोलने के लिए रह गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट होगी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिल 2015 जो कि एक मिनट आप कल जाने वाले हैं क्या? तो ये 2012 में जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी उसको इंक्लूड करके ये छोटा सा बिल है। तो एक मिनट तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको अगर कोई ऑनरेबल मेंबर चाहते हैं उस पर कुछ बोलना तो बोले, नहीं हाफ एन आवर में इसको Then we can do like this. You are not here tomorrow. So. For that bill. That 2 hours has to be given. So it's a no short. Let us not shortcut method. Let the discussion continues. Let the discussion on president address. It's all right if you want to speak 2 hours to speak, no problem. Let the discussion. Okay. No problem.
now Tiwari will speak now. After that, I think we will take up the bill also. Tiwari. Every day, we are being fooled. We are being fooled every day. Why? कल भी कंटिन्यू Why, है why? This term says Today is bill not घुसे going to जाते हैं. finish. Why? Why? Because एक मिनट. this is not a way. When presidential Every day address we is there, can pass one bill. That when is an presidential address is there, you are bringing bills. Sir, we are ready to sit here. No, this bill, Continue. 10, 11, okay, We no are not problem. going to sit arbitrarily. No problem, ठीक है. sir, this bill मैं हम I 11 बजे तक think- बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now listen. can be done. Listen. No, yes, I am allowing you to speak, but Sri Shantaramji, there is an understanding. Yes. One bill, that was the understanding. No, in any case, if the House do not want, we will not take it up. But what Minister said is, there is an understanding that every day we will take one bill. So it is his duty to say that. He say that. If you don't want, we will not take up. But he has done only his duty. That is the understanding to remind me. There is no harm in that. So don't say we are fooled. That fool word is expunged. Because nobody can fool us. So I am expunging that.